एक धार्मिक कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते खूनी सांप्रदायिक झड़प में तब्दील हो गया। पथराव, पेट्रोल बम, दुकानों में आगजनी और फिर बेकाबू उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से सीधी फायरिंग हुई। कर्फ्यू लग गया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर आ रही है। भारत की सीमा से सटे नेपाल के मधेश इलाके में पिछले 4 दिनों से सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी भयंकर आग सुलग रही है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि नेपाल सरकार को सुनसरी और बीरगंज जैसे प्रमुख जिलों में अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सड़कों पर नेपाली सेना के बख्तरबंद वाहन दौड़ रहे हैं और आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नेपाल के नए नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह पर उठ रहा है। 4 दिन तक जलते नेपाल को देखने के बाद जब पीएम बालेन्द्र शाह की प्रतिक्रिया आई तो देश का मीडिया और जनता पूछ रही है, जब नेपाल सुलग रहा था तब देश के प्रधानमंत्री कहां थे? आखिर कांवड़ यात्रा पर हमले से लेकर सड़कों पर सेना उतारने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? वीडियो में आगे देखिए नेपाल हिंसा की एक एक जमीनी सच्चाई। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये सारी दुनिया। इस पूरी हिंसा की शुरुआत होती है नेपाल के सुनसरी जिले से। यह इलाका भारत के बिहार राज्य की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। पवित्र सावन महीने के दौरान स्थानीय श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे थे। जल अभिषेक के लिए जा रहे इस जुलूस में कांवड़िए भजनों और धार्मिक धुनों पर डीजे बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बोल बम के नारे गूंज रहे थे। जैसे ही ये यात्रा एक संवेदनशील आबादी वाले इलाके के नजदीक पहुंची, दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने की शर्त रखी। कांवड़ियों और दूसरे पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी कुछ ही मिनटों में हिंसा में बदल गई। छतों और तंग गलियों से कांवड़ यात्रा पर अचानक पत्थरों और लाठियों से हमला बोल दिया गया। शुरुआती दौर में मौके पर मौजूद पुलिस बल बहुत छोटा था। जब तक अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचता, उपद्रवियों ने कांवड़ियों के वाहनों, साउंड सिस्टम और आसपास की दुकानों में आग लगा दी। जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलाई। लेकिन जब भीड़ नहीं मानी और पुलिसकर्मियों को ही घेर लिया, तब मजबूरन पुलिस को सीधी फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुनसरी में हुई इस घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और लोकल मीडिया पर फैली, हिंसा की ये लपटें नेपाल के दूसरे व्यावसायिक और व्यापारिक शहर बीरगंज तक पहुंच गई। जी हां, परसा डिस्ट्रिक्ट कई शहरों में एक साथ बवाल हुआ। सुनसरी के बाद बीरगंज, इनरुआ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में दोनों समुदाय आमने सामने आने की खबरें मिल रही हैं। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा और पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौतों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है, जबकि 40 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चूंकि ये पूरा इलाका भारत के बिहार जैसे रक्सौल और पूर्वी चंपारण की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए भारतीय सुरक्षा बलों ने यानी एसएसबी ने भी सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। सीमा पार से किसी भी तरह के उपद्रवी के घुसने या हिंसा फैलने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं स्थिति किस कदर भयानक हो चुकी थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिविल प्रशासन के बस से जब बात बाहर निकल गई, कंट्रोल वो नहीं कर पाए, तो नेपाल सरकार को कड़े सैन्य कदम उठाने पड़े। पिछले 4 दिनों से नेपाल के इन प्रभावित जिलों में जीवन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सुनसरी और बीरगंज में दफा 144 और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। 4-5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नेपाल सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ नेपाली आर्मी को सड़कों पर उतार दिया है। सेना ने प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। उपद्रवियों की पहचान करने और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर लगातार संवेदनशील इलाकों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरी हिंसा के सबसे बड़े कूटनीतिक और राजनीतिक पहलू, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का क्या रवैया है। नेपाल के युवाओं और आम जनता के काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह को एक बड़े बदलाव के तौर पर देश की कमान सौंपी थी, लेकिन इस भीषण सांप्रदायिक संकट के दौरान उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, प्रश्न चिन्ह लग गया है।
पहला सवाल ये कि 3 दिन की चुप्पी उन्होंने क्यों साधे रखी, देर से एक प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों दी। जब नेपाल का दक्षिणी हिस्सा जल रहा था, 3 लोगों की जान जा चुकी थी, हजारों लोग खौफ के साए में थे, तब तक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई ठोस निर्देश या कड़ा संदेश नहीं आया। दूसरा पॉइंट, शांति की अपील पर आलोचना हुई। हिंसा के चौथे दिन पीएम बालेन शाह ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए शांति की अपील की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, नेपाली मीडिया का भी कड़ा रुख देखने को मिला है। नेपाल के प्रमुख समाचार पत्रों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीएम बालेन शाह की प्रतिक्रिया बहुत देर से आई है। अगर पहले दिन ही सरकार आक्रामक रुख अपनाती और सेना को तैनात कर देती तो 3 मासूम की जान बचाई जा सकती थी। सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ डीजे बजाने पर हुआ, अचानक झगड़ा था, या फिर इसके पीछे नेपाल की शांति को भंग करने की कोई प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी, पूर्व नियोजित साजिश थी। नेपाल के खुफिया तंत्र और स्थानीय पत्रकारों की रिपोर्टिंग से 3 मुख्य कारण सामने आ रहे हैं। एक ये कि राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से नेपाल के मधेश क्षेत्र में धार्मिक जुलूसों को लेकर तनाव देखने को मिल रहा था। स्थानीय असामाजिक तत्व दोनों तरफ से धार्मिक भावनाओं को भड़काने में लगे हुए थे। साथ ही साथ खुफिया तंत्र यानी इंटेलिजेंस फेलियर की भी यहां पर नाकामी सामने आई है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को संवेदनशीलता को देखते हुए, जानते हुए भी स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जुलूस के रास्ते पर पत्थर और हथियार जमा किए जा रहे थे, जो कि इस पूरी आग को और भड़काते हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई गई। हिंसा की आग को भड़काने में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां और भड़काऊ वीडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके चलते हिंसा एक जिले से दूसरे जिले में तेजी से फैल गई। क्यों इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगाई गई? नेपाल में हुई यह सांप्रदायिक हिंसा केवल नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। खुला बॉर्डर होने के कारण सीमावर्ती इलाके में शांति और स्थिरता दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पीएम बालेन शाह की सरकार इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और धार्मिक यात्राओं पर इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।